हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक लास्ट चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिया होगा जिसका लास्ट टॉपिक था एसी जनरेटर, राइट। तो जिस जनरेटर से एसी करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। तो व्हाट इज एसी? दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी तक हम जितने भी सर्किट्स बना रहे थे, जितना भी काम कर रहे थे, हम डीसी पे कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। वैसे तो हम छोटे क्लासेस से ही 10th स्टैंडर्ड में ही हमने पढ़ लिया था डीसी और एसी के बीच में डिफरेंस, बट फिर भी हम यहाँ पे फिर से एक बार बात करेंगे कि डीसी और एसी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, कैसे वो डिफरेंट है डायरेक्ट करंट से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले तो आती है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट करंट के लिखूंगी और यहाँ हम कुछ पॉइंट्स अल्टरनेटिंग करंट के लिखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली हम अल्टरनेटिंग करंट और उससे रिलेटेड डिवाइसेस, जैसे कि वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अगर उसको हम किसी सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम जो डायरेक्ट सर्किट जो बनाते होते थे, ठीक है, वो कैसा था। अभी तक हम सर्किट कैसे बनाते थे, यहाँ बैटरी लगाई, ठीक है, इस तरीके से करंट जा रहा है, यहाँ पे कोई डिवाइस है या रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। दिस इज डीसी, डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट रहता है वो कैसा रहता है, वो जिस तरीके से होता है, मान लो यहाँ पे कोई डिवाइस लगाई जिसका रेसिस्टेंस ये है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि यहाँ से ये डायरेक्शन जा रही है, अब इसके अंदर डायरेक्शन जो होती है वो आधे सर्कल में इधर से जाती है और आधे सर्कल में इधर से जाती है। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। बट इसमें क्या है, इसमें एक ही डायरेक्शन से करंट जा रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल इसके अंदर करंट जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन जो होती है करंट की चेंज होती है, ठीक है। तो हाफ साइकिल में हम कह सकते हैं, या फिर क्या हो सकती है, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। तभी तो अल्टरनेट हो रही है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑल्टरनेट्स, ठीक है। ऑल्टरनेट्स भी लगा सकते हो या चेंजेस भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो जो डायरेक्ट करंट होता है ना, अगर हम थ्योरी में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ज़्यादा जो लंबे डिस्टेंसेस होते हैं उसके लिए इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। जबकि एसी करंट जो होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल हो सकता है, ज़्यादा पावर का लॉस नहीं होता, तो सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप कह सकते हो, या वैसा नहीं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इसके अंदर पावर लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा खर्चा पड़ता है। इसके अंदर इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता, ठीक है, ये इकोनॉमिकल भी रहता है, ठीक है, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता, एक्सपेंसिव भी पड़ता है, प्लस इतनी दूर तक ट्रैवल करते तो ज़्यादा पावर लॉस भी होता है, ठीक है, और ख़राब होने का भी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि कोई देखो ना, सीधी सी बात है, हम क्या बोलते हैं कि जो एकदम स्ट्रेट वाला जो ट्री होता है ना, एक कहावत है ना कि जो सीधा होता है वो जल्दी टूट जाता है। तो ये सेम यहाँ पर है कि डायरेक्ट करंट बिल्कुल इसकी डायरेक्शन सेम रहती है, इसे सेम ऐसे ट्रैवल करता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से ये दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, बीच में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो एक जगह से ऑब्स्टेकल आया दूसरे में, दूसरे से ऑब्स्टेकल आया पहले में। तो ये एक समझाने का तरीका था, राइट। तो इसको आपने ऐसे मत समझना कि वो कूद कूद के जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये सी चीज़ है। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में देखो, हम कहते हैं ना यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन फॉलो करता है। तो मान लो ये ग्राफ है, ये है, मान लो वोल्टेज है, यहाँ पे मान लो टाइम है। तो इसका जो ग्राफ रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, या तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, या तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका इस तरीके से।
अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, देखो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पर टाइम है, इसका मतलब ये है कि वो कभी ज़्यादा हुआ कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, लेकिन वो रहा क्या, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट और यूनिडायरेक्शनल में फर्क है, कांस्टेंट नहीं रहता, कम ज़्यादा हो सकता है, बट एक डायरेक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव ही रह रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे इसकी एक और भी हो सकती है, ये भी ग्राफ हो सकता है इसका। अब इसमें भी क्या, सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ ही है, चाहे आप धीरे धीरे बढ़ो कम हो, बढ़ो कम हो, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बट रहता क्या है, ये रहता है ये आपका एक ही डायरेक्शन में, देख पा रहे हैं हम सब पॉजिटिव में है। सेम अगर हम ग्राफ अल्टरनेटिंग के लिए बनाते हैं तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ यही आता है, ये आता है इसका पहले तो अल्टरनेटिंग का ग्राफ। सो दिस इज V एंड दिस इज T। तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव की तरफ आ गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो पहले डायरेक्शन ये थी, फिर नेगेटिव की तरफ उसकी वोल्टेज चली गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। सेम यहाँ पर इससे भी ग्राफ बन सकता है, जैसे ये था पॉजिटिव की तरफ था, हम ऐसे भी ला सकते हैं इसको कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया, राइट। इसका एक और भी है ग्राफ, ऐसे भी बन सकता है इसका, ये, ठीक है, तो पॉजिटिव देन ड्रॉप देन नेगेटिव देन एकदम से हाइट ले गया, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से भी इसका ग्राफ चलता है, ठीक है। तो ये होते हैं जिसके अंदर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव V, सो नेगेटिव V। तो यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, यहाँ डायरेक्शंस चेंज नहीं हो रही हैं, प्लीज़ इसको कांस्टेंट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। कम ज़्यादा होती है वोल्टेज, बट रह पॉजिटिव में ही रही है, तो दैट्स वाई इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जा रही है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि एक ही सर्किट के अंदर उसका कभी पॉजिटिव की तरफ जाती है वोल्टेज, कभी नेगेटिव की तरफ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से एक जो सर्किट्स होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, या एक डिवाइस होती है ट्रांसफॉर्मर, जिससे इसका जो डायरेक्शन होती है वोल्टेज की चेंज होती है, पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, ठीक है। वन वोल्टेज टू अनदर का मतलब क्या है, वो कैसे चेंज होती है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। अब वो ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, उसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स का, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ लिया, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब इस अल्टरनेटिंग करंट्स की वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये वोल्टेज हम एक रेसिस्टर को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते थे, ये वाला सर्किट यूज करते थे, रेसिस्टेंस लगाते थे, है ना। तो इस वाले सर्किट में रेसिस्टेंस हो, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, तो क्या होगा। इसके लिए तो हमारे पास सिंपल लॉ था ना, V इक्वल्स टू I, और ओम्स लॉ था। क्या ये चीज इसके अंदर भी है, या सेम करंट है, सेम तो नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इसमें क्या अलग है, लेट अस डिस्कस। तो हमारे पास टॉपिक है AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। तो अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैम रेसिस्टर का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब है कोई ना कोई समथिंग, कोई डिवाइस है जिसका कुछ रेसिस्टेंस है, उसको हम रेसिस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट बना देते हैं एक बार के लिए। तो यही है हमारे पास सर्किट, इस तरीके से कोई डिवाइस में रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल। तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए जो इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो I करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम अल्टरनेटिंग करंट को स्मॉल I से डिनोट करेंगे, डायरेक्ट करंट को कैपिटल I से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज सम रेजिस्टेंस R, ओके। अब अगर हम मानते हैं कि कंसीडर कोई एक सोर्स है, ठीक है, जो क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सुनोसाइडली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या होता है सुनोसाइडली, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर हम करंट की अगर इस तरीके से देखो, जैसे मैंने अभी आपको अल्टरनेटिंग करंट का ये दिखाया था कि ये इस तरीके से ग्राफ बनाता है, ये ऐसा ग्राफ हमने साइन फंक्शन में भी तो पढ़ा हुआ ना, साइन फंक्शन का भी सेम ग्राफ होता है, राइट। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब स्टार्ट करेंगे कि वी कंसीडर अ सोर्स
which produces sinusoidally varying potential difference across its terminals let this be। अब हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिनुसॉइडिकली वेरिंग है, यानी कि साइन फंक्शन जो वेरी कर रहा है। तो कैसे होता है, v इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे vm साइन ओमेगा t। तो ये हमने इसका क्या लिखा है, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, vm क्या है, vm यहाँ पे होता है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हमने बिल्कुल जब हम वेव्स पढ़ते हैं तो उसमें हमने एम्पलीट्यूड क्या पढ़ा हो, दिस इज एम्पलीट्यूड ना, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अब ये क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये साइन फंक्शन आपको समझ में आ गया हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसकी भी वेव वैसे ही होती, तो हम इसको साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेन बात क्या है कि उसका चेंज होना चाहिए। कॉस में क्या आता है, कॉस में इस तरीके से होती है तो वही वेव कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको वोल्टेज, AC वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम साइन या कॉस का हेल्प लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टी तो टाइम के लिए हो गया। ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा होती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैसे चेंज होता रहता है ना ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ठीक है। और अगर टाइम दिया हो तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π, ये क्या हो जाता है 1/t, दिस इज टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इनको, ये हमने छोटे होते से फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि वोल्टेज जैसे यहाँ से करंट जाता है तो वोल्टेज यहाँ पर कितनी होगी रेसिस्टेंस पे किसी टाइम t पर, तो कितनी होगी, हेयर वोल्टेज across the resistance at टाइम t, किसी एक टाइम t पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। तो हम कैसे बताते हैं, v इक्वल्स टू IR, तो हमें पहले से ही पता है ना, ओम्स लॉ ये बोलता है हमारा v इक्वल्स टू IR, या आप इसको किरचॉफ लॉ से भी बता सकते हो, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि जो ओम्स लॉ है वो डायरेक्ट के लिए लग रहा है, तो AC के लिए तो हम फाइंड करने ही वाले हैं, है ना। तो यहाँ से हम किरचॉफ लॉज भी लगा सकते हैं। क्या कहते हैं किरचॉफ लॉ, जितनी हम वोल्टेज यहाँ पे है प्रोवाइडेड है, इन सब का जो सम होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखें तो कितना होगा IR, और यहाँ से आते आते क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू V हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो भी हमारे पास यही आता है, राइट। तो अभी जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो कौन सी वोल्टेज दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ठीक है। तो हम V की जगह पे ये लिख सकते हैं, दिस इज VM साइन ओमेगा t इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब R क्या है, नीचे जा सकता है तो लिख दो, इसको नीचे लिख दो, VM साइन ओमेगा t बाय R इक्वल्स टू I। नाउ V बाय M क्या हो गया, VM बाय R क्या हो गया, एक और I हो गया। तो यहाँ पे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम लिख देंगे IM, और ये हो गया आपके पास साइन ओमेगा t। तो ये हो गया आप लोगों का अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्यों साइन आता है, क्योंकि वही फंक्शन होता है इसका, राइट। अगेन IM की हम बात करें तो IM क्या हो जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गई, ऐसे ही हो गया ना ये करंट के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM हो गया, ओके। उसके बाद फिर से इसकी वैल्यू है क्या, IM की वैल्यू है क्या, दिस इज VM बाय R,
तो अगर हम Vm बाय R की बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Vm इक्वल्स टू Im इंटू R, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या नोटिस करा, हमने यहाँ से ये नोटिस करा कि जो ओम्स लॉ है वो डायरेक्ट के लिए एज वेल एज AC अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए वर्क करता है। ये वही आ गया ना आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके, V इक्वल्स टू IR, तो Vm इक्वल्स टू Im, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इनटू R, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग के लिए। तो ये जो है ओम्स लॉ वर्क्स फॉर बोथ AC एंड DC वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ से इससे हमें एक और कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है कि करंट वोल्टेज जो है ना वो दोनों का सेम फेज है। सेम फेज का मतलब क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला तो कंक्लूजन हम ये लिख लेते हैं कि ओम्स लॉ वर्क्स फॉर बोथ AC एंड DC वोल्टेज, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि जो करंट एंड वोल्टेज जो है वो क्या है, सेम फेज में है। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अब इस सेम फेज का मतलब क्या है, हमने लास्ट के चैप्टर्स में फेज का मतलब पढ़ा, फेज को हम डिनोट करते हैं फाई से, है ना। सेम फेज का मतलब क्या होता है कि अगर वो दोनों मैक्सिमम जाएंगी, ठीक है, या मिनिमम जाएंगी या जीरो जाएंगी, ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज दोनों इकट्ठी लेंगे, टुगेदर होगा। करंट एंड वोल्टेज के अंदर दोनों मैक्सिमम या मिनिमम या जीरो एक साथ होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाती हूँ तो क्या होगा, दोनों का सेम ग्राफ बने वाला है, ठीक है। कैसे ग्राफ बनेगा ये देखो, मान लो ये हो गया आपके पास V, ठीक है। आप यहाँ पे अगर हम फेज की बात कर रहे हैं तो फेज के लिए क्या होता है, एंगल होता है, एंगल क्या होता है, ओमेगा टी, है ना। तो अब अगर मान लो ये जो अगर V के लिए है, ठीक है, V के लिए है, तो मान लो यहाँ पे Vm आता है इसका, ठीक है। और सेम अगर मैं I भी यहीं से ही लेती हूँ कि I भी यहीं पे, दोनों का एक ही ग्राफ बना रही हूँ, एक पे ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो ये मैक्सिमम गया Vm, ठीक है, फिर ये नेगेटिव में Vm गया और ये इस तरीके से आगे जा रहा है। चलो आगे के लिए हम अभी छोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका V, ठीक है, कि ये वोल्टेज का एक बार एक तरीके से कर्व बन गया। अब अगर मैं करंट का भी सेम पे बनाती हूँ तो करंट जो है वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। तो ये हो गया करंट का ग्राफ। तो करंट के लिए ये तो हो गया Vm हो गया, और ऐसे ही ये हो जाएगा Im मैक्सिमम। और दोनों का देख सकते हैं फेज सेम है। फेज सेम का मतलब दोनों एक साथ जीरो थे, ये दोनों एक साथ यहाँ पे हम पाई बना सकते हैं, ठीक है। ये पाई बाय 2 होता है, दोनों सेम पाई बाय 2 पे सेम मैक्सिमम पीक पे थे, फिर पाई पे दोनों जीरो हो गए, फिर 3 पाई बाय 2 पे दोनों क्या हो गए, नेगेटिव ऑफ आ गया आपका Vm एंड नेगेटिव ऑफ आ गया आपका Im, दोनों नेगेटिव भी दोनों सेम हुए, मिनिमम हो गए, फिर दोनों जीरो किस पे आ गए, 2 पाई पे आ गए। तो दोनों ही साइन फंक्शन पे हैं, यानी कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो, उनके बीच में सेम, उसके बीच में कोई भी एंगल में फर्क नहीं है, दोनों सेम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्वियसली डेफिनेटली वैल्यूज अलग ही होंगे ना, वोल्टेज अलग है, वो करंट अलग होगा, वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, बट दोनों का फेज सेम है। जब दोनों एक साथ जीरो पे हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम है, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ मिनिमम, फिर दोनों एक साथ जीरो पे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि वोल्टेज जब हम किसी एक रेसिस्टर को देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज निकलती है, ये हमारे पास करंट निकलता है, ये भी ओम्स लॉ करता है, और दोनों जो वोल्टेज और करंट होते हैं सेम फेज में होते हैं। अब व्हाट अबाउट पावर, ठीक है, व्हाट अबाउट पावर, इस AC वाले सर्किट के अंदर पावर का क्या रोल है, क्या रहती है पावर, लेट अस डिस्कस। तो अब अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज पावर, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, छोटे होते से पढ़ रहे हैं हम,
ठीक है। दिस इज पावर एट सम इंस्टेंट टी, किसी भी एक टाइम टी पर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पावर एट सम इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पर पावर इतनी है। अब v तो फॉर्मूला हमें पता है, v का अल्टरनेटिंग के लिए निकाल रहे हो तो क्या निकलता है, Vm साइन ओमेगा टी। ऐसे ही I के लिए पता है अल्टरनेटिंग करंट है, तो क्या हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो Vm आगे Im आगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये किसके लिए था, ये तो एट सम इंस्टेंट टी के लिए ना, और ये टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। तो वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस पावर चेंजिंग विद टाइम टी, टाइम टी के साथ साथ वो चेंज हो रही है। तो हमें अब क्या जरूरत है, हमें जरूरत है उसका एवरेज लेने की, ठीक है। तो वी कैन राइट सो एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर हम एवरेज पावर निकालते हैं तो क्या है, तो एवरेज पावर के लिए हमारे पास दो तरीके हैं इसको डिनोट करने के। यू कैन डिनोट लाइक दिस और यू कैन डिनोट लाइक दिस। तो दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों तरफ से ऐसे लगा सकते हैं या इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसे रिप्रेजेंटेड है एक तरफ, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो अगर हमें अब एवरेज लेना है तो हम इसका एवरेज लेंगे। तो लिखो एवरेज के लिए, तो इस पे हम एवरेज लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। एवरेज की बात हो रही है। अब देखो ये तो कांस्टेंट ही है, दोनों मैक्सिमम है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैक्सिमम होंगे, कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो बाहर ले लो इसको एवरेज से, Vm Im, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, सोचो एवरेज क्या होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कैसे, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें कि एज कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर ये इधर आता है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 भी नीचे चला जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2। अब अगर मैं इनका एवरेज लेती हूँ, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एवरेज अगर मैं लेती हूँ, इसको यहाँ पे भी एवरेज लगा दो, यहाँ एवरेज लगा दो, तो एवरेज में 1/2 तो क्या हो गया, 1/2 कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, बाहर आ गया एवरेज से। फिर क्या रहेगा माइनस का, यहाँ पे भी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम, यहाँ पे 1/2, और फिर इसके अंदर जो एवरेज में बच जाएगा वो आ जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। अब अगर मैं आपको cos 2 थीटा की बात बताती हूँ, तो हमें पता है कि cos का जो वेव रहती है वो कैसी होती है, वेव इस तरीके से होती है ना। तो अगर एक टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड की बात करते, तो आधे टाइम वो अपर और आधे टाइम वो लोअर, यानी कि आधे टाइम वो पॉजिटिव आधे टाइम वो नेगेटिव होती है। तो इनका एवरेज लेते हैं तो एवरेज 0 आता है। सेम साइन के लिए भी एवरेज 0 आता है, याद रखना, साइन के लिए, साइन स्क्वायर के लिए नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम यूज कर रहे हैं, साइन के लिए भी 0 होता है एंड कॉस के लिए भी 0 होता है, क्योंकि आधे, देखो साइन का ऐसा वेव हो गया ना, साइन का ऐसा वेव हो गया, तो साइन का ऐसा वेव है तो आधे टाइम वो पॉजिटिव आधे टाइम वो नेगेटिव, वो भी 0 है। यहाँ पर भी आधे टाइम वो पॉजिटिव आधे टाइम नेगेटिव, वो भी 0 है। बट स्क्वायर के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के तो निकालते हैं। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कि जो इसका एवरेज बनता है वो 1/2 आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1/2 लिखूंगी तो बाहर क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ दिस विल बी Vm Im by 2. So this is the average power, ठीक है, ओवर वन टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और यूज, इसको एनसीईआरटी में बनाने के लिए हम यहाँ पे ओम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं। एज Vm इक्वल्स टू IMR होता है, इसकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट करेंगे Im, तो ये हो जाएगा Im स्क्वायर R/2।
तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला एक्सप्रेशन है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बस हम थोड़ा उससे रिलेट करके लिखेंगे। तो दिस इज द एवरेज पावर, ठीक है। किसके लिए निकाली है हमने? ये एसी सर्किट के लिए निकाली है, ठीक है। अब डीसी में क्या होता है? डीसी की एवरेज पावर क्या होती है? उसमें सिंपल आई स्क्वायर आर होता है ना। हमने 10th पे पढ़ा हुआ है कि डीसी की जो पावर होती है वहां पर फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आई स्क्वायर बाय आर आ रहा है, बाय 2 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर डीसी की बात हम करते हैं तो पावर उसके अंदर होती है आई स्क्वायर आर। इतनी पावर डिसिपेट होती है, ठीक है, इतनी पावर डिसिपेट हो रही है, और इसके अंदर आधी, उससे आधी पावर डिसिपेट हो रही है, बिल्कुल हाफ पावर उससे डिसिपेट हो रही है। समझ आई ये बात? तो इसीलिए ये वही एडवांटेज आ गई ना एसी की, यही बात करी थी हमने यहाँ पे। एसी की अगर हम बात कर रहे थे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है विदाउट डिसिपेटिंग मच पावर, है ना। यहाँ पे ज्यादा पावर यूज हो रही थी, तो यही बात होगी ना, बिल्कुल उससे आधी पावर यूज हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? कई लोग समझ रहे होंगे मैम पावर तो फिर इसकी ज्यादा हुई, कई लोग ऐसा समझ रहे होंगे। नहीं, यहाँ पावर का मतलब क्या? देखो इस पावर में क्या है? रेसिस्टेंस है। इसका मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस जो है ना वो पावर को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे आप इसको हीट से रिलेट कर सकते हो, इस पावर को आप हीट से रिलेट कर सकते हो, यानी कि डीसी के अंदर हीट ज्यादा है, एसी के अंदर जो हीट है वो कम है। इसको आप इस तरीके से रिलेट करेंगे, आप पावर से नहीं रिलेट करेंगे कि भाई पावर तो डीसी में ज्यादा तो डीसी ज्यादा बेनिफिशियल है। नो, पावर डिसिपेशन का मतलब है पावर का फैलना, डिसिपेट होना, टूटना। तो मतलब क्या है? किसकी फॉर्म में टूटेगी? वो हीट की फॉर्म में। तो डीसी के अंदर सर्किट ज्यादा गर्म होते हैं बजाय के एसी के अंदर। तो इसीलिए हमारे घरों में ऑलमोस्ट आपने देखा है कि सारी एप्लायंसेस जो होती है वो एसी के ऊपर वर्क करती हैं। अब लेट अस डिस्कस आरएमएस करंट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं आरएमएस की, ठीक है। आरएमएस का वैसे मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसके फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। बट अब यहाँ आरएमएस का मतलब एक्चुअल में क्या निकलता है? देखो, अगर मैं एसी की बात करती हूँ, ठीक है, तो एसी में अगर कोई भी वैल्यू निकालनी हो, मान लो कोई एवरेज निकालनी है, तो एसी का कैसे रहता है ग्राफ? इस तरीके से रहता है ना, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव की तरफ है वैल्यूज, ये वैल्यूज नेगेटिव की तरफ है, और यहाँ है 0। अगर मैं इसका कोई भी एवरेज फाइंड करती हूँ, एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, कुछ भी एवरेज फाइंड करना है मुझे इसका, तो जितना पॉजिटिव में जा रहा है उतना ही नेगेटिव में जा रहा है, जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, तो एवरेज क्या निकल रही है? 0। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो तो एवरेज 0 आ गई, ठीक है। अब डीसी में तो ऐसा नहीं होता, है ना। डीसी की जो होती है कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आती है, क्योंकि वो क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में है। मान लो कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, 2 1 4 2 कुछ इस तरीके से है, बट उसकी एवरेज कुछ ना कुछ निकलती है डीसी के लिए, ठीक है। बट एसी के लिए वो एवरेज हो जाती है 0। यानी कि यहाँ पे अब हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है एसी की, ठीक है। तो क्या किया जाए, कैसे? लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि सर्किट में हमारा एसी में करंट नहीं आता, करंट 0 दिखाते हैं कोई, नहीं ना, करंट तो होता है। फिर हम तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो करंट, एवरेज करंट 0 आ रहा है, बट हमें कुछ ना कुछ एवरेज करंट दिख रहा होता है। तो वो कौन सा करंट होता है? तो उसके लिए हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। मान लो कि कोई एक सर्किट है, यहाँ कोई एक रेसिस्टर मतलब कोई भी मान लो आपकी एप्लायंस है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एसी वो वोल्टेज लगी हुई है, फॉर एनी इंस्टेंस यहाँ से करंट जा रहा है, ये एक हो गया एसी के लिए। सिमिलरली यहाँ हम बात कर लेते हैं अगर डीसी की, डीसी के लिए यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करंट जा रहा है इधर, ठीक है। अब मान लो यहाँ जो रेसिस्टर है, मान लो यहाँ कोई हीटर लगा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो मान लो यहाँ हीटर लगा हुआ है और यहाँ पर भी हीटर लगा हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको 15 वोल्ट का हमने इसको दिया वोल्टेज, ठीक है। और हमने नोटिस करा 10 मिनट के बाद जो हीटर है उसकी जो हीटिंग पावर आ रही थी, मान लो 15 जूल की आ रही थी, 15 इंटू समथिंग कुछ भी लगा लो, 15 जूल की आ रही थी, ठीक है। ये हमारी डिजायर्ड थी, यानी कि इतनी हमें चाहिए थी,
ठीक है, ये हमें चाहिए थी। तो 10 मिनट के बाद हमने नोटिस करा, जब हमने एसी में 15 वोल्ट का वोल्टेज लगा रखा था तो हमें हीटर में इतनी हीट मिल रही थी। ठीक है, फिर हमने नोटिस करा डीसी के बारे में। ठीक है, फिर हमने डीसी में नोट करा कि सेम हीटर है, हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की। तो इसने भी क्या किया भाई, एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद उतनी ही हीट डेवलप कर दी जितनी हमें डिजायर थी, जितनी हमें जरूरत थी। तो हमने यहाँ पे नोटिस करा कि भाई एसी में तो 15 वोल्ट जा रही है, डीसी में जा रही है सिर्फ 12 वोल्ट। तो सेम टाइम में सेम हीटिंग दे दी 12 वोल्ट के डीसी ने जो 15 वोल्ट का एसी दे रहा था। तो यहाँ से साइंटिस्ट को, फिजिसिस्ट को आइडिया आया कि हम एक काम करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारी एसी में कितनी डीसी है। अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना कि एसी में कितनी डीसी है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एसी है, ठीक है, हमारा जो एसी है इसके अंदर कितना वोल्टेज तक डीसी जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, अब यहां की बात करें तो 12 वोल्ट की ये जो एसी है, ये 12 वोल्ट का जो एसी है, 15 वोल्ट का जो एसी है वो 12 वोल्ट के एसी की तरह बिहेव कर रहा है। अब समझ में आया? ठीक है, दोबारा समझो। हेयर 15 वोल्ट एसी इज बिहेविंग लाइक 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, जो ये काम कर रहा है वही ये काम कर रहा है। तो यहीं से ही एक स्टेटमेंट आ गई। यहीं से क्या स्टेटमेंट आ गई कि भाई एसी के अंदर जितना डीसी होगा, यानी कि जितना भी एसी जो है उसमें जो डीसी जितना काम कर रहा होगा उसे हम उसकी क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ आरएमएस वैल्यू जो है वो है 12 वोल्ट, यानी कि एसी के अंदर कितना डीसी है, 12 वोल्ट का। 15 वोल्ट का एसी बिहेव कर रहा था 12 वोल्ट के डीसी की तरह। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो 12 वोल्ट है दैट इज द आरएमएस वैल्यू। ओके, अगर इसी सिचुएशन का मैं ग्राफ बनाती हूं तो कैसे बनेगा ग्राफ? देखो, ये 15 वोल्ट का मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, 15 वोल्ट का, है ना। तो ये हो गया 15 वोल्ट का, तो ये हो गया आपका आई मैक्स, है ना, या वी मैक्स लगा लो, वोल्ट की बात हो रही तो वी मैक्स लगा लो। ओके, ये है 12 वोल्ट का। तो ये 12 जो है वो इससे क्या है, 15 से छोटा। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे जाएगा, ये हो गया आपकी वीआरएमएस। वीआरएमएस मतलब कि एसी के अंदर कितनी डीसी वोल्टेज थी, यानी कि कितना एसी जो था वो डीसी की तरह बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे 12 वोल्ट वाला जो डीसी था वो 15 वोल्ट के एसी की तरह बिहेव कर रहा था, या आप कह सकते हो 15 वोल्ट वाला जो एसी है वो 12 वोल्ट के डीसी की तरह बिहेव कर रहा था। तो जो 12 वोल्ट हुआ, एसी में कितना डीसी होता है, ठीक है, एसी में कितना डीसी है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। तो ये अगर 15 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, अब सेम चीज अगर मैं घर के एग्जाम्पल की तरह आपको समझाऊं ना कि घरों में हम क्या बात करते हैं, जैसे यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया 15 वोल्ट का एसी इज बिहेविंग लाइक 12 वोल्ट का डीसी। यहाँ तो मैंने खुद से एक एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं आपके डोमेस्टिक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक एग्जाम्पल यानी कि हमारे घरों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे घरों में हम कहते हैं ना कितनी वोल्टेज आती है, कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट आती है ना। नाउ व्हाट इज दिस वोल्टेज? ये एसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है? ये ना एसी है ना डीसी है, ये आरएमएस वोल्टेज है, ये आरएमएस है। आरएमएस का मतलब कि एसी तो ज्यादा होता है लेकिन इतनी वैल्यू जो होती है वो इतनी वैल्यू डीसी की होती है। जैसे कि यहाँ 15 वोल्ट थी, यहाँ पे 12 थी, ठीक है। तो एक्चुअल में एसी कितना आ रहा है घरों में? एक्चुअल में एसी कितना आ रहा है घरों में? 311 वोल्ट आ रहा है घरों में, ठीक है। लेकिन इतने वोल्ट में जितना ये हीट देता है उतना डीसी कितना हीट, कितने में दे देता है हीट? 220 में इतना हीट दे देता है, उतना काम 220 में कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए
हम बोल देते हैं कि इतने एसी में 220 वोल्ट डीसी काम करता है, तो इतनी हमारे घरों में वैल्यू आती है, दैट इज आरएमएस वैल्यू आती है। ओके, सेम चीज अगर मान लो आप नॉर्मल देखोगे, लैपटॉप अगर आप चार्ज करते हो, ठीक है, आपने मान लो लैपटॉप चार्ज किया, एक सॉकेट के अंदर लगा दिया, ठीक है, आपका मान लो लैपटॉप यहाँ पर चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आपने चार्जर लगाया है ना, मान लो ये आपने लगा दिया अपने घर में ही लगाया, ऑब्वियसली एसी सर्किट ही होते हैं हमारे घरों में, ठीक है। तो हम यहाँ कह रहे हैं 220 वोल्ट का लगाया है ना, जो हमारे घरों में आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से एसी हटा के अगर आप यहाँ पे डीसी का सॉकेट भी लगाओगे ना, और तो भी आप अपना यहाँ पे लैपटॉप चार्ज कर रहे होगे, तो भी डीसी में भी 220 वोल्ट तक की तो डीसी काम कर रहा होता है ना, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं ना भाई डीसी आ गई तो सब फट जाएगा, बम हो जाएगा, ये होगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डीसी भी कितना है, 220 वोल्ट तक का ही तो डीसी है। तो हमारे घरों में आप चाहे डीसी यूज कर लो, चाहे आप एसी यूज कर लो, ठीक है, तो वो 220 वोल्ट तक ही सारी एप्लियंसेस होती हैं। सारे के सारे जितने भी घरों में सॉकेट्स बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि वो दोनों बियर कर सकती हैं 220 एसी एंड डीसी। क्योंकि हमें पता है एसी की तो मैक्सिमम 311 है, तो एसी के अंदर आप घरों में मान लो एसी है तो 220 से ऊपर भी तो चली जाती है कई बार, है ना। तो क्यों, तो अब तो कोई ब्लास्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम 311 है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर डीसी 220 से ऊपर चली गई ना तो सब खत्म हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट एंड ऑल सब चीजें हो जाएंगी, आपकी एप्लायंसेस खराब हो जाएंगी। ओके, तो ये होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। सारी जो एप्लायंसेस होती हैं वो आरएमएस वैल्यू के ही बेसिस के ऊपर बनाई जाती हैं, कि आप उतने में चाहे डीसी लगा लो चाहे एसी लगा लो, एप्लायंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी, कि एसी में कितना डीसी है, विच व्हेन पास थ्रू अ रेसिस्टर, जब एक रेसिस्टर से पास किया जाता है, वो सेम अमाउंट की हीट जनरेट करता है एसी के अंदर सेम टाइम में। कितनी अमाउंट की हीट? जब वो पास किया जाता है, जब एक वो डीसी में पास किया जाता है, व्हेन पास थ्रू द सेम रेसिस्टर। वही बात आ गई ना कि एसी में आप जितना आप उसको पास करा रहे हो, जितना आप डीसी में पास करा रहे हो, उतना ही एसी में पास करा रहे हो, और जो एसी है उसके अंदर कितना डीसी वैल्यू है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीट जनरेटेड इन एसी इक्वल्स टू हीट जनरेटेड इन डीसी, ठीक है। अब सेम टाइम की बात हो रही है तो दोनों को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देती हूँ तो हीट बाय टाइम इज द पावर, तो पावर इन एसी इक्वल हो गया पावर इन डीसी। सेम पावर जनरेट हो रही है ना, वो 15 जूल की, वो तो अगर टाइम भी मैं बता देती हूँ, जूल पर सेकंड इज व्हाट, तो सेम पावर दोनों में जनरेट हो रही है, राइट। तो अगर सेम पावर जनरेट हो रही है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कि हाँ भाई डीसी में कितना करंट होगा। तो देखो कैसे निकलेगी, पावर की बात हो रही है, अब यहाँ हम बात करेंगे एवरेज पावर की, ठीक है। तो अगर हम एसी की बात करते तो एसी की हमने पावर अभी भी फाइंड करी थी, तो आई एम स्क्वायर आर बाय 2 बनता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। और डीसी के लिए हम छोटे होते से इनके 10th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ओके, अब यहाँ पर ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज आई स्क्वायर एम बाय 2, और ये कौन सा है आई स्क्वायर, दिस इज डीसी वाला करंट, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, तो इसको तो मैं एक बार पूरे में स्क्वायर ले लूं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने पूरे का स्क्वायर। एक मिनट, इसको मैं नेक्स्ट लाइन से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी, ठीक है। अब ये पूरे दोनों पे स्क्वायर है, तो आई एम अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई डीसी कितना बन गया आपके पास, आई एम बाय रूट 2। आई एम मतलब कि मैक्सिमम करंट जो एसी में जा रहा है,
ठीक है। अगर मैं उसको √2 से डिवाइड कर देती हूँ, उतना करंट जो होता है वो डीसी में जा रहा होता है। अगर मैं √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, √2 इज IDC। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, राइट। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो IM कितना आ जाएगा, 1.414 IDC। नाउ व्हाट इज IDC, जो घरों में जा रहा है करंट, तो दैट इज IRMS भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मैक्सिमम करंट तो ये होता है, कितना होता है, जब जो घरों में करंट IRMS जा रहा है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1.414 से, तो उतना मैक्सिमम करंट वो बियर कर सकते हैं। तो सेम चीज हम वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं, तो सेम फॉर्मूला, ठीक है, हम लिख सकते हैं वोल्टेज के लिए भी। तो VM इक्वल्स टू 1.414 VRMS, ठीक है। तो सेम इससे हम लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला कि वोल्टेज के लिए भी यही बनता है। क्यों, क्योंकि V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो I क्या हो गया, V/R। और रेसिस्टेंस की बात हो रही है, घरों में रेसिस्टेंस हर एप्लायंस के लिए सेम है, तो जो आपने फॉर्मूला I के लिए लिखा है वही फॉर्मूला आप किसके लिए लिख सकते हो, V के लिए लिख सकते हो। नाउ वी नो दैट कि घरों में वोल्टेज कितनी जा रही होती है, 220, ठीक है। तो 1.414 इंटू 220, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी बियर कर सकते हैं घर, 311 वोल्ट। यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि घरों में AC जो मैक्सिमम होती है 311 होती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि AC वाली वोल्टेज इतनी होती है। अगर इतनी भी पीछे से आ रही है ना वोल्टेज, तो भी आपके घरों में कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर इतनी 220 DC भी आ जाती है तो भी घरों में नुकसान नहीं होना। लेकिन अगर 220 से ज्यादा DC आ गई तो शॉर्ट सर्किट, 311 से ज्यादा AC आ गई तो शॉर्ट सर्किट। तो AC के अंदर कितनी DC है, 311 में 220 DC है, विच इज द RMS वैल्यू। ओके, तो हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि तो चलो हमने बेसिकली डेफिनेशन में जाके प्रॉपर RMS की बात समझ कर ये सब चीजें कर ली, ठीक है। मान लो सिर्फ हमें करंट और वोल्टेज नहीं बोली गई है, कोई भी एक रैंडम आपको क्वांटिटी दे दी गई है और बोला गया है भाई इसका RMS वैल्यू बताओ कितनी बनेगी, कैसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर, तो इसको अगर हमने फाइंड करना है फॉर किसी भी ऐसी जनरल टर्म के लिए, ठीक है, जनरल टर्म के लिए, तो यहाँ तो हम करंट और वोल्टेज की ही बात करें, तो आगे भी तो कहीं भी आपको किसी भी क्वांटिटी का रूट मीन स्क्वायर पूछ लिया जा सकता है। तो जनरल टर्म है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो कोई भी टर्म होगी आप उसको 3 स्टेप में फाइंड करोगे। कैसे, पहले स्क्वायर कर दो, फिर कर दो मीन, और फिर कर दो उसका रूट, पीछे से चलना है। जैसे कि एग्जाम्पल भी ले लो, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे करंट का एग्जाम्पल लिया, तो करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला था ना IM sin ωt, ये था ना इसका एवरेज करंट का फॉर्मूला, यही था हमारे पास, ठीक है। तो पहले करेंगे हम स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो इसका, फिर करना है आपने इसका मीन, ठीक है, तो मीन कर दो, यहाँ आ जाएगा इसका मीन। तो मैक्सिमम का तो क्या ही मीन होगा, वो तो नॉर्मल मैक्सिमम ही है। इसके मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज करना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ωt का जो एवरेज होता है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2। अब स्क्वायर हटाने हैं तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, हम खत्म करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं IM/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो I जो आपका एवरेज निकल के आया है वो IM/√2, यही हमने अभी तक फाइंड किया था। व्हाट इज दिस एवरेज, दिस एवरेज इज RMS, दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इधर आ जाएगा आपके पास, यही हमने अभी फाइंड किया। तो देखो, एक तो डेफिनेशन से हमने फाइंड किया और ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर। तो कोई भी जनरल टर्म, कोई भी क्वांटिटी आपको दी गई हो, उसका अगर आपको बोला गया रूट मीन स्क्वायर निकालो, तो आपने इस तरीके से उसको फॉलो करके 3 स्टेप में काम खत्म। ओके, तो फिर हमने पहले स्क्वायर कर लिया, फिर मीन कर लिया, फिर रूट मीन कर दिया, तो दोनों तरफ रूट लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल फाउंडेशन। एंड तो अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल है वो करते हैं, एग्जाम्पल 7.1।
तो एग्जाम्पल 7.1 क्या कह रहा है, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड नंबर 1 रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द RMS करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, तो सबसे पहली बात, घरों में जो पावर जो रेट की गई है वो कितनी पावर है, वो है 100 वॉट। ठीक है, कितनी वोल्टेज दी जा रही है, नॉर्मल 220 वोल्ट, ये भी क्या होती है, RMS होती है। ठीक है, जो नॉर्मल घरों में दी जा रही है। हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर और वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस चाहिए, करंट नहीं है, तो V इक्वल्स टू IR होता है। I यहाँ से क्या बन जाएगा, V/R। तो V/R यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू V इंटू V/R विच इज इक्वल्स टू V²/R। और यहाँ से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा V²/P। तो दिस इज हाउ आपकी अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप एक फॉर्मूले से भी आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको करंट दिया होता तो रेसिस्टेंस पूछा जाता, तो अब V की वैल्यू पुट कर देते, IR तो हो जाता I²R। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दिस इज 220 का स्क्वायर डिवाइड में पावर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना आ गया, 484 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। अब पीक वोल्टेज क्या होती है, V मैक्सिमम, जो मैंने अभी भी बताया था। तो V मैक्सिमम का क्या रिलेशन रहता है, ये जो RMS घरों में आ रही होती है, अभी भी निकाला था, √2 VRMS, या VRMS लिख लो या फिर नॉर्मल V लिख दो, वोल्टेज एक ही बात है जो घरों में आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 220। ठीक है, और इसको हमने अभी अभी सॉल्व किया था, कितना था, ये था 1.414, ये हो गया 220, और सॉल्व करके भी मैक्सिमम कितना आता था, 311 वोल्ट, जो इतनी AC घरों में आती ही आती है। ठीक है, उसके बाद आता है C पार्ट, दैट इज द RMS करंट। ठीक है, अब आपको RMS करंट चाहिए, तो पावर भी है आपके पास और P इक्वल्स टू VI अगेन। ठीक है, तो नॉर्मल पावर भी है, नॉर्मल जो घरों में करंट आ रहा है वो भी है, और I भी RMS क्या होगा, जो घरों में नॉर्मल करंट है। ठीक है, तो नॉर्मल पावर जो घर में आ रही है, नॉर्मल वोल्टेज जो घर में आ रही है, नॉर्मल करंट जो घर में आ रहा है, ये सब RMS है ना। तो ये हो जाएगा 100/220 कैंसल। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, दिस इज 0.454 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल करंट, RMS करंट जो घर में आता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 7.1। अब एक नया चीज आती है फेजर, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट का क्या फेज क्या रहता है, कितने एंगल से एक दूसरे से डिफर होते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके लिए हम आपके पास फेजर्स आते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट फेजर्स। तो फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स एक तरीके से हमें दो क्वांटिटीज के बीच का फेज बताते हैं। ठीक है, तो मेन काम इसका ये है कि अगर हम कोई दो क्वांटिटी ले लेते हैं, उनको अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उनके बीच का फेज बता देते हैं, फेज एंगल की। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि वोल्टेज और करंट का सेम फेज है, तो सेम पे था ना, मिनिमम भी एक साथ थे, मैक्सिमम भी एक साथ थे, जीरो भी एक साथ थे। इसी तरीके से फेजर्स जो होते हैं दो क्वांटिटीज के बीच का फेज एंगल बताते हैं। बट कैसे बताते हैं, वो होते क्या है, काम तो मैंने बता दिया उनका कि यूज क्या है, बट वो है क्या है नहीं कि इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक फेजर, अ फेजर इज ए वेक्टर, एक वेक्टर होता है विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड ओमेगा। ठीक है, देखो इसको कैसे हम बनाएंगे। अब मान लो कि कोई एक ओरिजिन है, यहाँ कोई एक ये रहा, मान लो ये एक कोई वेक्टर है। ठीक है, दिस इज सम वेक्टर।
ठीक है, और ये मैक्सिमम हो सकता है किसी का, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं VM, दिस इज VM, ठीक है, दिस इज VM, ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लेती हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट लेती हूँ इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये चीज बनेगी। तो इसको मैं बना देती हूँ, दिस इज सम V, दिस इज सम V, ठीक है। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो कैसे रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, अरे वाह बहुत अच्छा सर्कल बन गया। चलो अगर ये रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो अगर हम सेकंड स्टेप में यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ सेकंड स्टेप लिखते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फेजर, इसको हम फेजर बोल रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फेजर, ठीक है, V। अब और हम यहाँ पे I भी कंसीडर कर लेंगे, मैं आपको I बाद में बताऊंगी, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। ऑफ V एंड I represents the sinusoidally varying quantities V एंड I। तो हम यहाँ पे दो क्वांटिटीज ही कंपेयर करेंगे उनका फेज जानने के लिए, ठीक है। तो एक बार और लिख देते हैं, फिर समझाती हूँ मैं आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर्स V and I represents the amplitudes, peaks, ठीक है, peak values VM and IM, यहाँ I ये लगा लो, ठीक है, of these oscillating quantities। तो अब हमने यहाँ पर दो क्वांटिटीज ली हैं V एंड I, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, पहले मैं V को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको I को एक्सप्लेन करूँगी। तो अब देखो, सबसे पहली बात, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो V होगा, V की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, VM आ गया, यही VM है ना, VM मैक्सिमम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर था ये, सबसे पहले इनिशियली अगर मैं यहाँ पे मानती हूँ इस फेजर को, यहाँ पे था, तो V की वैल्यू क्या थी, बिल्कुल डाउन थी, 0 थी, V की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल डाउन थी, 0 थी। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई, फिर ये मैक्सिमम होगी, VM हो गई, ठीक है। अब फिर वो नीचे आ रहा है, तो अब उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, V की वैल्यू कम होती जा रही है, अब यहाँ पे आ गई वैल्यू, और यहाँ आ गई, अब यहाँ के फिर 0 हो गई, अब मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगी, तो यहाँ से V की वैल्यू बढ़ेगी, किसमें, नेगेटिव फॉर्म में बनेगी, यहाँ से V की वैल्यू, यहाँ पर देखो V की वैल्यू, फिर जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहाँ से वो डिक्रीज होती जाएगी, नेगेटिव में डिक्रीज, और फिर क्या हो जाएगी, 0। समझ आई इस बात की। सेम अगर मैं इसी फेजर पे यहाँ पे कोई एक क्वांटिटी ये मान लेती हूँ, यहाँ तक मान लेती हूँ कि यहाँ तक IM है, ठीक है, यहाँ तक मैं अगर IM मान लेती हूँ, और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से ओमेगा टी से रोटेट कर रहे हैं, ये पूरा का फेजर ही ऐसा है कि ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है, और यहाँ तक IM है, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का I हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। इसके लिए भी वही क्वांटिटी, यहाँ से यहाँ पे 0, फिर यहाँ से इंक्रीज मैक्सिमम, डिक्रीज 0, फिर नेगेटिव में यहाँ से इंक्रीज, फिर 0, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ से डिक्रीज, फिर यहाँ पे 0। सेम चीज़ का अगर इन दोनों का अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी फेजर का, तो हमें क्या मिलता है, इस फेजर का देखना, मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहले क्या है, मान लो मैंने V की बात करी थी, ठीक है, तो पहले V यहाँ पर, फेजर पहले यहाँ पे था, ठीक है, फेजर पहले यहाँ पे था, तो ओमेगा टी इस एक्सिस पे आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे, इस V की बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ओमेगा टी सबसे पहले 0 पे था,
ठीक है, V भी कहाँ था, 0 पे था। फिर ये फेज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज, यहाँ के मैक्सिमम हो गया, यहाँ के मैक्सिमम हो गया, ठीक है, VM आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ से आते 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 डिक्रीज हो रहा था, फिर वो आ गया था यहाँ पर, दैट मीन्स 0 पे आ गया था, V आपका आ गया था 0 पे, 0 पे। फिर वो नीचे नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था, फिर नेगेटिव में यहाँ आके मैक्सिमम आ गया था, नेगेटिव में यहाँ आके मैक्सिमम आ गया था, फिर वो डिक्रीज हो रहा था, फिर 0 पे जा रहा था, फिर ये 0 पे चला गया। ठीक, ये तो हो गया V के लिए ग्राफ। अब मैं I की बात करती हूँ, तो I के लिए भी 0 पे क्या था, वो 0 था, 0 था। फिर वो बड़ा बड़ा बड़ा, यहाँ पे I मैक्सिमम हो गया, तो ये हो गया I मैक्सिमम हो गया, सेम उसी क्वांटिटी पे जाके, है ना, तो ये हो गया IM मैक्सिमम। फिर वो हो गया डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर आ गया था वो 0 पे आ गया था, फिर वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था, फिर एकदम से यहाँ पे मैक्सिमम पे आ गया था IM, वो भी नेगेटिव वाले पे, फिर वो डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर से वो किस पे आ गया था, 0 पे। तो इस तरीके से हमने दो क्वांटिटीज़ को जब मेजर किया, ये हो गया आपका पाई, दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो हमने जब दो क्वांटिटीज़ को यहाँ से कंपेयर किया, तो हमने यहाँ पर देखा इन दोनों के बीच में जो फेज था वो था 0, सेम पर वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, मिनिमम मैक्सिमम बिल्कुल सेम पे हो रहे थे। तो दिस मीन्स द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 0। सो ये होते हैं फेजर्स, जिसको हम एक तरीके से वेक्टर की तरफ हम इस तरीके से घुमा घुमा के उनका फेज चेक करते हैं कि कब किस टाइम पर कितना फेज बना रहा था, ठीक है। तो फाइनली इस सर्कुलर वाले डायग्राम का क्या एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये है कि मान लो अगर वोल्टेज अगर आपकी मान लो x एक्सिस पे होती, ठीक है, वोल्टेज का वेक्टर x एक्सिस पे होता और करंट का वेक्टर आपका मान लो y एक्सिस पे होता, ठीक है, तो क्या होता, तो तब दोनों के बीच में जो एंगल फेज आता वो कितना आता, 90 डिग्री का आता, ठीक है। बट हमने नोटिस क्या किया, हमने नोटिस करा कि उनका जो वेक्टर था वो सेम फेज पे आ रहा था, यानी कि उनके अंदर जो फेज था वो बिल्कुल 0 था, तो जिसको हमने यहाँ से भी ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, कि दोनों के बीच में कोई भी एंगल में चेंज नहीं था, दोनों सेम एंगल पे थे, ओमेगा टी, है ना, दोनों सेम एंगल पे, दैट्स वाई इनके बीच में फेज एंगल जो है वो है 0, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।